अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद है और आप देख रहे हैं ज़ेड टेक्नोलॉजिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के बारे में है कि जो न सिर्फ किसी भी इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक लोड्स के पावर कंजम्पशन के ऊपर अच्छा खासा असरअंदाज होता है, बल्कि आपके घरों की बिजली के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा असर होता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पावर फैक्टर के बारे में। आज की वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से पावर फैक्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत सी कंसेप्ट को क्लियर करने वाली है। लिहाजा आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। अगर देखा जाए तो किसी भी चीज का पूरा मतलब उसके नाम में छुपा होता है, इसलिए अगर यहाँ पर हम पावर फैक्टर के नाम पर गौर करते हैं तो ये दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है पावर फैक्टर। पावर का मतलब तो इलेक्ट्रिकल पावर है यहाँ पर, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बाद में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं फैक्टर के बारे में। तो दोस्तों, फैक्टर इंग्लिश जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है रेशो, जबकि उर्दू जुबान में इसके लिए निस्बत का लफ्ज या फिर शरह का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और मैथमेटिक्स में इसके लिए बटा का साइन या फिर स्लैश का साइन, डिवाइड का साइन या फिर दो डॉट लगा के निस्बत का साइन भी यूज किया जाता है। इस पूरी वजाहत का मतलब यह है दोस्तों कि पावर फैक्टर दो चीजों के दरमियान एक निस्बत है, एक ताल्लुक है। ये दरअसल किसी भी दो इलेक्ट्रिकल पावर्स के दरमियान की एक निस्बत है, इनका एक ताल्लुक है। वो कौन सी पावर है, इनके बारे में थोड़ी सी बात अब कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन तक और ट्रांसमिशन से लेकर पावर डिस्ट्रीब्यूशन तक ये सारा जो प्रोसेस होता है ये अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के अंदर किया जाता है, और जब एसी की बात होती है तो इसके साथ पावर फैक्टर का डायरेक्ट ताल्लुक बन जाता है। और इस पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तीन चीजें बहुत बुनियादी हैसियत रखती है, यानी जनरेटिंग स्टेशन या पावर हाउस के अंदर लगा हुआ जनरेटर जिसके जरिए हम पावर जनरेट करते हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होने वाला ट्रांसफार्मर, जिसकी मदद से वोल्टेज को जरूरत के मुताबिक या तो स्टेप अप करते हैं या फिर स्टेप डाउन करते हैं। दोस्तों, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो हमेशा केवीए में होती है, एमवीए में होती है। जैसे आपने सुना होगा कि 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है, 50 केवीए का है, और इस तरह जनरेटर के बारे में भी आपने सुना होगा कि ये 3 केवीए की जनरेटर है, ये 5 केवीए का है, ये 7.5 केवीए का है। और इस तरह पावर हाउस के अंदर जो जनरेटर लगे होते हैं, चूंकि वो बड़े साइज में होते हैं, इसलिए उसकी रेटिंग भी ज्यादा होती है और वो एमवीए में होती है। यहाँ पर दोस्तों ये सब बताने का मकसद ये है कि आपको ये पता चल जाए कि केवीए कहाँ पर इस्तेमाल होता है। इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ, अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर हमारा लोड साइड आता है, जो इसी पावर को इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में लोड को इस्तेमाल के लिहाज से मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। दोस्तों, ये तमाम लोड्स रेटिंग के एतबार से वाट या फिर किलोवाट में होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे घरों के अंदर इस्त्री 1000 वाट की है, ये पंखा 80 वाट का है, ये बल्ब जो है 100 वाट का है, ये 20 वाट का है। पावर फैक्टर दरअसल कोई भी सी इन दो पावर्स के दरमियान एक निस्बत है, उनकी एक रेशो है। वो कौन सी दो पावर्स है, इनके बारे में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पावर्स की तीन टाइप्स होती है, तीन अकसाम होती है। एक होती है वीए, एक होती है वाट और एक होती है वार। और अगर आप इनके साथ के लगा देते हैं, यानी केवीए किलोवाट और केवीआर, तो फिर ये पावर के बड़े यूनिट्स बन जाते हैं। केवीए होती है अपेरेंट पावर, जिसे हम उर्दू जुबान में जाहिरी पावर कहते हैं। और दोस्तों, ये वो पावर होती है जो आप किसी भी चीज को, किसी भी लोड को सप्लाई के जरिए प्रोवाइड करते हैं, उसको सप्लाई करते हैं। और इस टोटल पावर में से जितनी पावर वो चीज इस्तेमाल करते हैं, वो लोड यूज कर देता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव पावर, एक्चुअल पावर या फिर समटाइम रियल पावर। और उर्दू में इसके लिए हकीकी पावर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहले मैंने बताया कि पंखा 80 वाट का है, इस्त्री 1000 वाट की है। ये जो वाटेज का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली उस लोड का खर्च शुदा या फिर इस्तेमाल शुदा पावर होती है। ये दूसरी किस्म की पावर हो गई। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की शक्ल में पावर को जाया कर देते हैं, उसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर, और इसको केवीएआर या फिर उर्दू में इसके लिए जाया शुदा पावर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, इन तीनों पावर्स का आपस में जो ताल्लुक है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए इन तीनों पावर्स की कैलकुलेशन आसान हो जाती है। उनके दरमियान जो रिलेशन बनता है वो इजी हो जाता है। इस क़ायमत व ज़ाविया मुसल्लस को पावर ट्राइंगल कहते हैं। इस ट्राइंगल में बेस के ऊपर हम किलोवाट को शो करते हैं, हाइपोटेन्यूज यानी वतर के ऊपर हम केवीए यानी अपेरेंट पावर को शो करते हैं, और परपेंडिकुलर यानी उमूद के ऊपर हम रिएक्टिव पावर को शो करते हैं। यहाँ पर कायदा यानी बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम पाई कहते हैं, या फिर इसको थीटा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि इन तीनों पावर्स में जो रिएक्टिव पावर होती है, ये वैसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की शक्ल में जाया हो जाती है। इसलिए पीछे बच गई दो पावर्स, एक हकीकी पावर और एक जाहिरी पावर यानी किलोवाट और केवीए। इन दोनों पावर के दरमियान जो रेशो है, जो निस्बत है, उसको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में पावर फैक्टर कहते हैं। यानी किसी भी सर्किट के अंदर जब किलोवाट को केवीए से डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू आती है पावर फैक्टर की, और इसको हम कास फाई से जाहिर करते हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कास बराबर होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर पावर ट्राइंगल में बेस का मतलब किलोवाट और हाइपोटेन्यूज का मतलब केवीए है। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि पावर फैक्टर एक रेशो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं हो सकता। अलबत्ता इसकी एक रेंज होती है, और वो होती है
दोस्तों 0.1 से लेकर 1 तक। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि सेंटर में हमेशा 1 होता है और वो शो करता है यूनिटी पावर फैक्टर की वैल्यू को, और ये सबसे बेस्ट वैल्यू है पावर फैक्टर की। अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी यानी 1 है तो फिर आपकी बिजली का जो बिल है, चाहे वो घर का हो या फिर किसी फैक्ट्री का, वो बहुत कम आएगा। और 1 से पीछे पीछे वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, जैसे कि 0.9, 0.8, 0.7 और करते करते ये 0 की वैल्यू तक आ जाती है। 1 से पीछे पीछे जो वैल्यू आती है उस जोन को हम कहते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। और इस तरह 1 से अगर ऊपर जाता है वैल्यू पावर फैक्टर, वहां पर 1 से जिस तरह 0.9, 0.8, 0.7 करते करते 0 पर पहुंच जाता है। लेकिन ये जो एरिया है दोस्तों, इसको हम कहते हैं लीडिंग पावर फैक्टर, यानी 1 या यूनिटी से एक तरफ लैगिंग पावर फैक्टर शो होता है जबकि दूसरी तरफ लीडिंग पावर फैक्टर शो होता है। यही चीज दोस्तों पावर फैक्टर मीटर की स्क्रीन पर भी नजर आता है, जैसे कि इसके सेंटर में 1 होता है, पीछे पीछे जो है लैगिंग वाला पोर्शन है, जबकि 1 से ऊपर जो है लीडिंग वाला पोर्शन शो किया जाता है। लीडिंग और लीडिंग पावर फैक्टर दोनों सूरतों में दोस्तों आपकी पावर कंजम्पशन में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे इस्तेमाल में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पावर फैक्टर को लैगिंग कर रही है या फिर इसको लीडिंग की तरफ लेके जाती है। दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल लोड्स होती है, इनकी बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स होती है। एक होते हैं रेजिस्टिव लोड्स, एक होते हैं इंडक्टिव लोड्स, और इसके अलावा जो तीसरी किस्म है वो होते हैं कैपेसिटिव लोड्स। रेजिस्टिव लोड में हमारे पास घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें जिस तरह इस्त्री, सोल्डरिंग आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल वगैरह, जो कि सिर्फ उसमें रेजिस्टिव एलिमेंट्स इस्तेमाल होता है, उसको हम रेजिस्टिव लोड की कैटेगरी में रखते हैं। और इसी तरह आपके जितने भी मोटराइज लोड घर में इस्तेमाल होते हैं या फिर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर क्वाइल यानी वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारे होते हैं इंडक्टिव लोड्स। जैसे छत वाले पंखे की मोटर, आपकी रूम कूलर की मोटर या फिर पानी वाली मोटरें, और इस तरह इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ किस्म की बड़ी बड़ी मोटरें, ये सारे के सारे क्वाइल वाले लोड्स होते हैं, इसलिए इनको इंडक्टिव लोड कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जिस जगह पर कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है तो कैपेसिटर एज अ कैपेसिटिव लोड्स बिहेव करता है। अब दोस्तों ये बात बहुत जरूरी है कि जितने भी हमारे रेजिस्टिव लोड है, जिस तरह हमारी इस्त्री हो गई, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक गीजर हो गया, इन सब का पावर फैक्टर यूनिटी होता है। लेकिन जो हमारे इंडक्टिव लोड होते हैं, मोटराइज लोड होते हैं, जिसमें क्वाइल्स और इंडक्टर इस्तेमाल होते हैं, इनका जो पावर फैक्टर होता है ये हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर होता है। यानी जो इंडक्टर होता है दोस्तों, ये पावर फैक्टर को कम करने का, उसको लैग करवाने का सबब बनता है। और इस तरह जो हमारे कैपेसिटिव लोड होते हैं यानी कैपेसिटर्स होते हैं, ये लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो इन तीनों किस्म के लोड की खसूसियात एक दूसरे से अलग अलग है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, चाहे घरेलू इस्तेमाल के एतबार से हो या इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो दोनों सूरतों में ये तीनों चीजें खसूसियात के लिहाज से कम्बिनेशन में असरअंदाज होती है। लेकिन इन तीनों में ज्यादातर इंडक्टिव लोड्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट ओवरऑल बाकी दोनों के निस्बत ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको पावर फैक्टर ज्यादातर लैग करता है। ये इसलिए होता है दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंडक्टर का इस्तेमाल बाकी दो के निस्बत ज्यादा होता है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है दोस्तों कि आपके अपने घर में बिजली की मेन सप्लाई के पैरेलल में इस लैगिंग पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए अगर हम एक बड़ा कैपेसिटर लगा देते हैं ताकि लैगिंग पावर फैक्टर को यूनिटी तक ले जाए, तो क्या आपकी बिजली का बिल कम होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल कम होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपके घर में जितनी भी मोटरें हैं, जितनी भी इंडक्टिव लोड्स है, उनके साथ ऑलरेडी एक कैपेसिटर लगाया गया होता है। अमूमन घर में जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है दोस्तों, वो नॉर्मली 0.8 से लेकर 0.9 के दरमियान वेरी करती है। इसके अलावा पावर फैक्टर के दो और भी डिफिनीशंस और फार्मूलाज होते हैं। किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट के दरमियान में जो एंगल होता है, जिसको हम फाई कहते हैं, इसका अगर हम काज ले लेते हैं तो उसको भी पावर फैक्टर कहा जाता है। या फिर इसकी तारीफ कुछ यूं भी कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस और एम्पीडेंस की रेशो होती है, जो निस्बत है, उसको भी हम कास फाई यानी पावर फैक्टर कहते हैं। अब दोस्तों ये जानने की कोशिश करते हैं कि कम पावर फैक्टर यानी लैगिंग पावर फैक्टर का इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम और घरेलू सिस्टम के ऊपर क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों में और छोटी इमारतों में हम सिंगल फेज सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बड़े इमारतों में और इंडस्ट्रीज में 3 फेज सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों सूरतों में दोस्तों जो एक्टिव पावर हमारा लोड इस्तेमाल करता है, इसके फार्मूले कुछ यूं है। अब इन दोनों फार्मूलों को अगर मुख्तसर करें जिस तरह आपको नजर आ रहा है, तो दोनों फार्मूले से ये जाहिर होता है कि फिक्स्ड पावर और फिक्स्ड वोल्टेज पर लोड करंट पावर फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिलक्स मुतनासिब है। यानी दोस्तों इससे ये जाहिर होता है कि लैगिंग या कम पावर फैक्टर की सूरत में आपका लोड का जो करंट है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में लगे हुए अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर और जितनी भी स्विच गियर है, इनकी रेटिंग हमेशा केवीए में होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इस बात का पता नहीं होता कि इसको आइंदा किस लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका बिहेवियर क्या होगा, इंडक्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा, रेजिस्टिव होगा, या इन तीनों में कौन कौन सी कम्बिनेशन वाला होगा। तो ऐसी सूरत में अगर पावर फैक्टर किसी भी वजह से लो हो जाता है तो इन सारी चीजों का साइज बढ़ानी पड़ती है, यानी KVA इज इक्वल टू KW डिवाइड बाई cos फाई। अब पावर फैक्टर KVA एक दूसरे के चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पावर फैक्टर लो होने की सूरत में आपका KVA की जो रेटिंग है वो बढ़ जाती है, और अगर साइज में हम इजाफा करते हैं तो एक खास लोड के लिए लगाए गए सिस्टम पर पहले से ज्यादा खर्चा आएगा, यानी आपके एक्सपेंसेस ओवरऑल बढ़ जाते हैं। एक तो
ये हो गया नुकसान। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी बताया कि लैगिंग पावर फैक्टर से लोड करंट बढ़ जाता है और लोड करंट के बढ़ जाने से आपकी पूरे सर्किट में इस्तेमाल होने वाले कंडक्टर के साइज पर भी असर पड़ता है। पहले कम करंट के लिए आपने एक रेटिंग का कंडक्टर लगाया था, अब चूंकि करंट बढ़ जाता है तो इसलिए आपको कंडक्टर का साइज भी बढ़ाना पड़ता है और इसका भी असर ओवरऑल आपके एक्सपेंसेस पे होता है। इस तरह दोस्तों लोड करंट के बढ़ जाने से एक और जो नुकसान होता है वो होता है आपके सर्किट के तमाम हालात में I2R लॉसेस बढ़ जाते हैं। लॉसेस बढ़ने से सिस्टम की एफिशिएंसी कम होती है। इसके अलावा दोस्तों लोड करंट के बढ़ जाने से ट्रांसफार्मर में, ट्रांसमिशन लाइन्स में और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, जिसका डायरेक्ट असर हमारे वोल्टेज पर होता है, यानी सप्लाई एंड पर हमारे वोल्टेज कम हो जाते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए बाद में मुख्तलिफ आलात जैसे कि वोल्टेज रेगुलेटर लगाने पड़ते हैं। इस पूरी वजह से दोस्तों ये पता चल जाता है कि अगर लैगिंग पावर फैक्टर को किसी भी तरीके से इम्प्रूव किया जाए तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इन सारे नुकसान से बचाया जा सकता है। इस पर आने वाले वक्त में कोशिश करूंगा कि कोई और वीडियो बनाऊं और उस पर बात करूं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद पावर फैक्टर के बारे में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और अगर आप आइंदा भी इस तरह इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल ज़ेड टेक्नोलॉजिस्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हैं तो ज़ेड टेक्नोलॉजिस्ट फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।